नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का फिर से आज स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कल से जो है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल का 10+2 का साइंस का सीरीज लेकर आए हैं। तो आज मेरा जो है वो प्रैक्टिस सेट 2 है। आज मेरा दूसरा दिन है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट में बताएं। अगर कुछ कमी लगता है तब भी बताइए कि हाँ ये चीज की कमी है, तब हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये बिहार एसएससी में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस का पूछा जाता है। तो जितना दिन बाद एग्जाम लेगा उतना दिन तक मेरा क्लास जो है वो रेगुलर चलते रहेगा। इससे आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ठीक है, आप लोग को अच्छा अगर लगता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगता है तो जरूर जुड़े। और एक बात और कि लाइव में जो है वो कौन कौन जुड़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं लाइव आ सकूं। तो चलते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी में चूना मिलाने से मिट्टी होती है। मिट्टी में चूना मिलाने से मिट्टी होती है। ऑप्शन है कम रेतीय, कम लवणीय, कम क्षारीय, कम अम्लीय। आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कम अम्लीय हो जाएगा, कम अम्लीय। अब मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। तो मिट्टी की क्षारीयता को, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम, जिप्सम इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब एक होता है अम्लीय। मिट्टी जब अम्लीय हो जाता है तो अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। चूना, चूना का फॉर्मूला क्या होता है CaO। चूना मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। वोल्ट मीटर, वोल्टेज या विद्युत धारा, प्रतिरोध या शक्ति। बताइएगा आप लोग कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो विद्युत धारा। अब हम प्रतिरोध की बात करते हैं। तब प्रतिरोध जो है इसका ओम मीटर में मापते हैं। प्रतिरोध को ओम मीटर में, और शक्ति को वाट में मापते हैं, और वोल्टेज को वोल्ट द्वारा मापते हैं, वोल्ट मीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे की जड़ों का गति नीचे की ओर एक उदाहरण है। पौधे की जड़ों का नीचे की ओर जाना एक उदाहरण है। तो ये इसका ऑप्शन है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और इधर ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। इसका ऑप्शन आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। अब इसका मतलब आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पौधा है, कोई पौधा है, तो यहाँ जो है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो नीचे की ओर खींचता है। और प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश को, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है। क्योंकि जो है प्रकाश, पत्तियां जो है प्रकाश की ओर बढ़ती जाती है, तना जो है प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन जो है यहाँ पूछ रहा है जड़, तो जड़ नीचे की ओर जाता है। तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो ये सही है, और सही मतलब जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये धनात्मक गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस तत्व का परमाणु संख्या 12 है।
ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम। बताइए इनमें से किसका परमाणु संख्या जो है वो 12 है, किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। सल्फर का कितना होता है? तो सल्फर का जो होता है वो 16 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 17। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो पादपों से परिपक्व पत्तियां और फलों के गिरने के लिए प्रेरित करने वाला पदार्थ किसके कारण उत्पादित होता है? ऑप्शन है ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और एबिसिसिक एसिड। आप लोग आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एबिसिसिक हार्मोन हो जाएगा। एबिसिसिक, इसे एबिसिसिक। दूसरा इसमें पूछता है कि फल जो है, फल को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? एथिलीन को। एथिलीन ये प्राकृतिक रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम क्रिया करते हैं सक्रिय ऊर्जा को घटाकर या सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर, कि पीएच को बढ़ाकर या पीएच को घटाकर। तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जो है वो दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सक्रिय ऊर्जा को घटाकर। अब एंजाइम एक जैव उर्वरक होता है। एंजाइम एक जैव उर्वरक होता है, अब एंजाइम का निर्माण किससे होता है? एंजाइम का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एंजाइम का निर्माण किससे होता है? तो एंजाइम का निर्माण, जितने भी एंजाइम है सबका निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। देखिए इसको याद रखिएगा, प्रोटीन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? इसका जो है ऑप्शन है डीएनए का, कि आरएनए का, प्लाज्मा झिल्ली का, कि माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को जो है हम लोग अविकसित कोशिका के नाम से भी या प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका को प्रारंभिक या अविकसित कोशिका, कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे पदार्थ जो है इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे छोटे छोटे वायरस वगैरह है तो उसमें जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। कोशिका को दो भाग में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें जो है केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रिका तथा झिल्ली का अभाव होता है, झिल्ली का अभाव। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें जो है वो केंद्रिका और झिल्ली का अभाव होता है। अब डीएनए के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य
इसका कार्य होता है कि सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान। जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना को ले जाना, इसी का डीएनए का काम है। अब आरएनए, एक ऑप्शन आरएनए है, तो आरएनए का क्या कार्य है? तो आरएनए के पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल ग्रामीण भारत में सांपों के संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? देखते नहीं है गांव में ज्यादा सांप वगैरह आता है, तो निम्न में से कौन सा अम्ल ग्रामीण भारत में सांपों के संक्रमण को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा एसिड का? ऑप्शन में एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लाइकोनिक एसिड। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कार्बोलिक एसिड हो जाएगा। अब जो सांप वगैरह काटता है तो ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है उसे डॉक्टर के पास ले जाके पानी चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सांप काटने से ब्लड जो होता है वो जम जाता है, और जब ब्लड जम जाएगा तो आदमी मरेगा ही। तो ब्लड को ना जमे, उसको बचाने के लिए इसमें जो है पानी को अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है ताकि उसको पानी ब्लड को जमने ना दे। सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल के बारे में बात कर लेते? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ फूक में के चक्कर में नहीं रहना है, सीधे जाके डॉक्टर के यहाँ पानी चढ़वाना है। अगला क्वेश्चन है कि पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक आयन है, पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक आयन है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम की क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक आयन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। अब कैल्शियम को जो है वो सन विटामिन के नाम से किसे जाने जाते हैं? सन विटामिन के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम को के नाम से जाना जाता है। अब जो है ये गया पेशीय संकुचन की बात है, तो ये पेशीय संकुचन मतलब पेशी मतलब मांसपेशी, मांसपेशी किसका बना होता है? कौन से ऊतक का? तो ये मांसपेशी जो होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है, मांसपेशी संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। पूरे बॉडी में मांसपेशियों की संख्या, पूरे बॉडी में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है आप लोग बताइए? पूरे बॉडी में मांसपेशियों की संख्या जो है वो 639 639 पूरे बॉडी में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन में बैक्टीरिया का अध्ययन है, कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, कि वायरस का अध्ययन है, कि परजीवियों का अध्ययन है? किसका अध्ययन है? कवक विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये जो है बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं, कवक विज्ञान जो है वो कुकुरमुत्ता, ये कुकुरमुत्ता का मतलब जो होता है मशरूम होता है, मशरूम। अब बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है?
वायरोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग बताइएगा। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारासिटोलॉजी, पारासिटोलॉजी, परजीवियों का अध्ययन पारासिटोलॉजी कहलाता है। मतलब ये कवक जो है वो कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो गया, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, और परजीवियों का अध्ययन जो है वो पारासिटोलॉजी कहलाता है। तो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तैयार हो गया? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है? अपोमिक्सिस का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है ऑप्शन में बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण, दूसरा है भ्रूण कोश का निर्माण, तीसरा है सामान्य भ्रूण निर्माण, और चौथा एक ही बीज में बहुत सी भ्रूण होना। एक ही बीज में बहुत सा भ्रूण होना, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो ए नंबर हो जाएगा, बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण को निर्माण। मतलब नर तथा मादा का युग्मक का ना मिलना, का बिना मिले निषेचन, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है 12 नंबर की प्राथमिक रंग है, इनमें से प्राथमिक रंग है क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला रंग, या वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, या फिर इंद्रधनुष का रंग, और चौथा कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का रंग। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, बोलिएगा आप लोग कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा बी नंबर, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। अब प्राथमिक रंग हम किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग में 3 रंग आ जाता है। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। इसको शॉर्ट में लहना याद रख सकते हैं आप। अब यहाँ इंद्रधनुष की बात हो रही है, इंद्रधनुष की। तो इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष के बनने का, इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अच्छा, एक चीज आप लोग गौर किए हैं कि इंद्रधनुष जो है वो उसका ऊपरी वाला भाग जो होता है ये 7 परत में होता है, तो इसका ऊपर का रंग, इंद्रधनुष का ऊपर वाला भाग, ऊपरी भाग लाल तथा निचला भाग बैगनी होता है, बैगनी। इंद्रधनुष जो है वो दोपहर के टाइम में नहीं बनता है। एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा, इंद्रधनुष क्योंकि जो है वो सूर्य की जो है किरणें जो है वो तिर्यक नहीं होनी चाहिए। इंद्रधनुष दोपहर में नहीं बनता है, नहीं
बनता है। अब ले लेते हैं अगला पेज हम। अगला पेज है कि श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है बताइएगा आप लोग। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 रंग। VIBGYOR, विबग्योर। इससे वायलेट, वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, यहाँ ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड, आर से रेड। श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, और ये वाई से येलो, ओ से जो है वो ऑरेंज, और आर से रेड होता है। इसमें कुल 7 कलर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना याद रखिएगा आप। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। पसलियों मतलब रिप्स की संख्या कितनी होती है? 10 होती है कि 12 की 14 की 13? कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। अच्छा, पूछता है मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में हड्डी की संख्या, हड्डियों की संख्या 206। लेकिन जो है जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम छोटा बच्चा में 300 होता है। यही हड्डी जो है जब छोटा बच्चा में 300 होता है, यही जुड़ जुड़ के जो है बड़ा होने पर 206 बन जाता है लास्ट में। अब मांसपेशियों की संख्या कितना बताए थे? मांसपेशियों की संख्या 639, 639, 639। अब ये हड्डी बना किससे होता है? हड्डी का निर्माण कैल्शियम व फास्फोरस से होता है। कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस। कैल्शियम की कमी से जो है वो हड्डियों में दर्द आता है, जोड़ जोड़ जिसको नहीं बोलते हैं, वो सब जो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? इसका ऑप्शन है भार का 40%, या भार का 34%, भार का 90%, और भार का 50%। कितना होगा? इसका भार का जो है वो 34% हो जाएगा। भार का 34%, मतलब जितना भार है उसका 34% जो होता है वो ये आरबीसी होता है। अभी आरबीसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। आरबीसी, आरबीसी का कार्य क्या होता है? पहले ये जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे बॉडी में, परिवहन। अब रक्त जो होता है लाल क्यों होता है? रक्त लाल होता है आरबीसी के कारण। आरबीसी के नहीं, रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में।
अब रक्त जो है पूरे बॉडी का कितना परसेंट हमारे शरीर में, मतलब जितना आपका शरीर है उसका जो है 7% रहता है रक्त, पूरे भार का 7% होता है। अब रक्त के कारण ही जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बना रहता है, रक्त के कारण ही हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब ताप नियंत्रक में भी काम करता है, ताप नियंत्रक के रूप में रक्त कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, इसे याद रखिएगा एकदम, यही सब क्वेश्चन आता है, इसी में सब अलबल आ जाता है। अगला कह रहा है कि स्पीडोमीटर द्वारा मापन किया जाता है किसका? अपेक्षिक आर्द्रता, वायु की गति, क्रोनोमीटर या वाहन की गति। स्पीडोमीटर के द्वारा किसकी मापन करते हैं? बताइएगा आप लोग कि स्पीडोमीटर के द्वारा किसकी मापन करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो वाहन की गति। अपेक्षिक आर्द्रता, इसको हाइग्रोमीटर में मापते हैं, हाइग्रोमीटर। वायु की गति को एनीमोमीटर में मापा जाता है, एनीमोमीटर। और क्रोनोमीटर के द्वारा हम किसको मापते हैं भाई? क्रोनोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? तो ये जो है वो वाहन की गति को मापते हैं, वाहन की गति को मापने वाला दो यंत्र, वाहन की गति। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भूटिया एक नस्ल है, भूटिया एक नस्ल है मुर्गों का, बकरी का, भेड़ का कि घोड़े का? किसका नस्ल है भूटिया? किसका नस्ल है? तो ये जो है ये घोड़े का नस्ल है, भूटिया किसका है? घोड़े का। अब बकरी के नस्ल में देख लेते हैं, बकरी का नस्ल, तो इसका होता है ब्लैक बंगाल, जमुनापरी, ये सब जो इम्पोर्टेंट होता है, यही सब घूमते रहता है क्वेश्चन में, जमुनापरी, सिरोही, और भी होता है, लेकिन जो है ये यही सब क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अगला घोड़े का एक भूटिया तो है ही, और कौन से नस्ल है? तो ये मारवाड़ी है, कठियावाड़ी और एक मणिपुरी। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब तो एकदम मुंह पे रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 0.5 ppm या 0.1 ppm, ये 0.001 ppm और 0.01 ppm कितना होता है? ओजोन, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा कितनी होती है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 0.001 ppm। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? ppm, ppm। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब ओजोन की बात कर लेते हैं, ओजोन किसका प्रूफ है? ओजोन जो होता है हमारा ऑक्सीजन का अप्रूफ होता है, ऑक्सीजन का अप्रूफ, इसको ओजोन को O3 से लिखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल इसे संबंधित था। ये हुआ था कब था? तो ये जो हुआ था 1987 में, लेकिन ऑफिशियली रूप से लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1989 में। अब ओजोन परत की मोटाई किसे नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। डॉप्सन से मापते हैं ओजोन परत की मोटाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा 18 नंबर कि ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान है। ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान कितना है? तो इसका है ऑप्शन -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड में जो है वो न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, केल्विन में इसके बराबर होता है। अब पूछ लेगा क्वेश्चन और कि जो है सूर्य का आंतरिक जो है वो कितना गर्म रहता, मतलब उसका तापमान कितना रहता आंतरिक भाग। तो सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान, सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान कितना होता है? तो 10⁻⁷ केल्विन। अब बाहरी भाग का तापमान, बाहरी भाग का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि आमतौर पर वर्णन धाता क्या कहलाता है? आमतौर पर वर्णन धाता मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या कहलाता है? एक अनुवांशिकी रोग है, या एक गैर अनुवांशिकी रोग, या जीवन शैलीगत रोग, या प्रकाश में अनावरण के कारण? किसके कारण होता है? आमतौर पर वर्णन धाता क्यों होता है? तो इसका जो है आंसर होगा गैर अनुवांशिकी रोग के कारण जो है वो वर्णन धाता रोग होता है। वर्णन धाता रोग को हम कई नाम से जानते हैं। वर्णन धाता को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे इसे कलर डिफिशियंसी, फोटोन दोष, इसमें होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में कि इसमें जो है रंग की पहचान अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, रंग का पहचान जो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। इसमें लाल जो है और हरा रंग की पहचान अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, इसलिए जो है इसे लाल हरा अंधापन के नाम से भी जाना जाता है। लाल हरा अंधापन के नाम से भी जाना जाता है। इतना नाम से वर्णन धाता को जाना जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। जैसे कि अगर वर्णन धाता के जगह पर दे दिया कलर डिफिशियंसी या प्रोटॉन दोष दे दिया, तो वहां पर जो हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम सब बता दिए आपको। अब ये वर्णन धाता रोग होता किसे है? वर्णन धाता रोग से पीड़ित कौन होता है? रोग से पीड़ित कौन होता है? तब पुरुष होता है, पुरुष। लेकिन इसे वहन करने का कौन कार्य करती है? लेकिन वाहन करने का कार्य वाहन कौन करती है? तो महिला करती है, महिला। तो अब इससे कितना सारा क्वेश्चन हो गया। तो आज मेरा यहीं तक जो है क्वेश्चन है, बाकी कल फिर हम लेके आएंगे। तो अगर मेरा जो है सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। जय हिंद।